नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। वाणिज्य परीक्षा पेपर नंबर सेकंड के बारे में देख रहे हैं। हमने देखा पिछले वीडियो में कि लेखांकन का सामान्य परिचय का विवरण दिया था, लेखांकन सामान्य परिचय टॉपिक को समझा था, उसके बारे में हम देखने वाले हैं आज उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। सभी एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लास्ट में वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखांकन का जनक या पुस्तपालन का जनक कहलाता है। पुस्तपालन का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल, जे.आर. बार्टली बॉय, लुकास पिशियोली, स्पेंसर और पैगल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लुकास पिशियोली को। लुकास पिशियोली ने अकाउंटिंग सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली के ऊपर एक किताब लिखी थी 1494 में, और उन्हीं को लुकास पिशियोली को ही पुस्तपालन का जनक माना जाता है। ठीक है, पुस्तपालन का जनक माना जाता है क्योंकि पुस्तपालन में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुस्तपालन में व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ऑप्शन है उत्पादन इकाई में, मौद्रिक इकाई में, वस्तु की इकाई में, या इनमें से कोई नहीं। क्या उत्पादन इकाई में कर सकते हैं लेखांकन? हमने देखा था पुस्तपालन में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, मौद्रिक इकाई में लेखांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था पुस्तपालन के बारे में। विज्ञान पुस्तपालन है विज्ञान, बिल्कुल विज्ञान है, ना कला है ना विज्ञान है। सी ऑप्शन है कला है, डी ऑप्शन है कला विज्ञान दोनों हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तपालन कला विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, हमने देखा था जब लेखांकन की विशेषता पढ़ रहे थे, हमने देख लिया था कि कला विज्ञान और वाणिज्य हैं लेखांकन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कला विज्ञान वाणिज्य या कला विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पुस्तपालन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तपालन का प्रमुख कार्य क्या है? व्यापार की क्रियाकलापों को सुधारना, व्यापार के लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना, अनार्थिक उद्देश्य प्राप्त करना, आर्थिक आंकड़ों का लेखा प्रस्तुत करना। तो हमने क्या देखा था? पुस्तपालन क्या है? व्यापारिक लेन देनों का पुस्तकों में लिखना पुस्तपालन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेखांकन में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? निर्मित माल की लागत को, बहियों की जांच करना, संशोधन समायोजन करना, अंतिम खाते बनाना। ठीक है, लेखांकन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल निर्मित माल की लेखांकन, निर्मित माल की लागत के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है। आपको सबको पता है, हमने डिटेल से देखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट लागत की कुल इकाई ज्ञात की जाती है, लागत की प्रति इकाई ज्ञात की जाती हैं, और प्रबंधक लागत की कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेखांकन में सम्मिलित नहीं है ये क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। बहियों की जांच करना लेखांकन है, संशोधन समायोजन करना लेखांकन है, अंतिम खाते बनाए जाते हैं लेखांकन के अंतर्गत। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक पालन में सर्वाधिक वैधानिक प्रणाली है? इकहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली या रोकड़ प्रणाली? हमने देखा था तीनों प्रणालियों को ध्यान से देखा था हमने। इकहरा लेखा प्रणाली थी, भारतीय बही खाता प्रणाली थी और दोहरा लेखा प्रणाली थी। तो सर्वाधिक वैधानिक या सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति, पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति हमने किसको माना था? हमने बिल्कुल दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम को ही माना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट राइट है। जबकि हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रणाली कौन सी है खाता बही की, तो वो है भारतीय बही खाता प्रणाली, ठीक है। भारतीय बही खाता प्रणाली है। नेक्स्ट बात करें हैं क्वेश्चन नंबर 7, दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? प्रारंभिक लेखों की स्थिति में, सारांश की में, वर्गीकरण की में, अंतिम खाते में, ठीक है। हमने देखा था, क्या देखा था कि जब अकाउंटिंग में अपन जनरल एंट्री में एंट्री कर देते हैं उसके बाद वर्गीकरण स्टार्ट होता है। वर्गीकरण मतलब यहाँ पर पोस्टिंग से है। एंट्री की पोस्टिंग कहाँ की जाती है? लेजर में की जाती है। यही क्या है? वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन और सारांश क्या है? बैलेंस शीट तैयार करना। सारांश क्या है? बैलेंस शीट तैयार करना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खतौनी। खतौनी का संबंध है वर्गीकरण से। खतौनी का संबंध किससे है? वर्गीकरण से। सारांश का संबंध किससे है? अंतिम खातों से, ठीक है। लुकास पिसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी। अभी बस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था लुकास पिसियोली ने एक पुस्तक लिखी थी। तो वो कब लिखी थी? 1494 में लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 1494। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का ज्ञान कराना, उचित लेखे रखना, सही लाभ हानि ज्ञात करना, अत्यधिक लाभ कमाना। अत्यधिक लाभ कमाना। तो यहाँ पर क्या आंसर है? लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लेखांकन के उद्देश्य को देखा था हमने। क्या क्या था लेखांकन का उद्देश्य? हमने देखा था सभी पक्षकारों के वास्तविक परिणामों को ज्ञात करना। क्या लेखांकन का उद्देश्य है? उचित लेखे रखना लेखांकन का उद्देश्य है। लाभ कमाना लेखांकन का उद्देश्य है। अत्यधिक लाभ कमाना उद्देश्य है। बिल्कुल, अत्यधिक लाभ कमाना उद्देश्य है। सही लाभ ज्ञात करना उद्देश्य है, ठीक है। उचित लेखे रखना उद्देश्य है। सभी प्रकार पक्षकारों को वास्तविक परिणामों ज्ञान कराना, ठीक है। तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का ज्ञात कराना, ये क्या है? लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणाम ज्ञात कराना, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए। संक्षेपण प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है। जनरल में लेखा करना, लाभ हानि खाते या चिट्ठा तैयार बनाना या खतौनी करना, विश्लेषण करना। क्या हो जाएगा? लाभ हानि खाता करना, है ना। संक्षेपण संपन्न होता है, प्रक्रिया में कार्य संपन्न होता है। तो लाभ हानि खाता और चिट्ठा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना क्या है? संक्षेपण प्रक्रिया का कार्य संपन्न किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खातों में खतौनी करना। जैसा कि ऊपर ही क्वेश्चन ने देख लिया है, खातों में खतौनी करना, शेष निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो ये क्या है? ये है वर्गीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन में हमने ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? लेखांकन व्यवसाय का आधार है। लेखांकन व्यवसाय की कला और विज्ञान है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। क्या लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है? बिल्कुल गलत बात है, लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक है। लेखांकन व्यवसाय का आधार है। आधार नहीं कह सकते हैं क्योंकि आधार बिना लेखांकन के भी व्यवसाय
संपन्न किया जा सकता है। व्यवसाय की कला और विज्ञान है। लेखांकन व्यवसाय की कला विज्ञान नहीं है, हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। और हमने एक बात पर जोर किया था जब हम पढ़ रहे थे लेखांकन की विशेषताएं, ठीक है, या लेखांकन की प्रकार, उसमें भी हमने एक बात को डिस्कस किया था, लेखांकन व्यवसाय की क्या है, भाषा है। लेखांकन की व्यवसाय की भाषा है, व्यवसाय को बताती है लेखांकन, ठीक है। व्यवसाय को क्यों बताती है? जब हम लेखांकन करते हैं तभी तो हम व्यवसाय के बारे में जानते हैं। तो लेखांकन क्या हो गई है? व्यवसाय की भाषा हो गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन थोड़ा डाल दिया है, तो इसमें प्रोफेसर मार्शल, जे.आर. बार्टली बॉय, लुकास पिचिली या कोटिले। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोटिले। कोटिले को विष्णुगुप्त कह सकते हैं, चाणक्य भी कह सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कहलाते हैं ये कौटिल्य, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। भारत में किस प्राचीनतम ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है? तो भारत में प्राचीनतम लेखांकन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये इसका सीधा संबंध अर्थशास्त्र से था, इसीलिए ही हमने दोनों क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। अर्थशास्त्र से ही था, क्योंकि अर्थशास्त्र से ही, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें पता चलता है लेखांकन के बारे में, ठीक है। क्योंकि लेखांकन का सबसे पहली बार प्रभावी जब कौटिल्य के समय भी देखा गया था, इसलिए अर्थशास्त्र के जो लेखांकन हुआ था वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसमें लेखांकन के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? एक व्यापारी लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग को, या टैक्स अकाउंटिंग को, या फाइनेंसिंग अकाउंटिंग को, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला जो है वो है फाइनेंसिंग अकाउंटिंग, ठीक है। हमने सभी पोस्टिंग फाइनेंसिंग अकाउंटिंग के बारे में ही देखी हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लागत लेखांकन का नहीं है? लागत लेखांकन में हमने देख लिया था, क्या देखा था? उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की क्या है? लागत ज्ञात करना। चालू कार्य की लागत ज्ञात करना, लागत पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, संपत्ति एवं दायित्वों की सूचना प्राप्त करना या सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संपत्ति एवं दायित्व का जो सूचनाएं हैं वो तो फाइनेंसिंग अकाउंटिंग में रखी जाती हैं। बाकी कॉस्ट कंट्रोल, करंट वर्क अकाउंटिंग, ठीक है। और वस्तु एवं सेवाओं की लागत ज्ञात करना, कुल लागत ज्ञात करना, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, ये सब कॉस्टिंग अकाउंटिंग के पार्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। भावी निर्माण में योजनाओं में सहायक सिद्ध होता है वित्तीय लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन। यहाँ सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल वही, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग सही आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन आधारित है। वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन आधारित है सामाजिक उत्तरदायित्व से, कर निर्धारण, कर लेखांकन से, प्रबंधकीय लेखांकन से, मानव संसाधन लेखांकन से। तो वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन पर आधारित है। कौन आधारित है भाई? तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने कहा था फाइनेंसिंग अकाउंटिंग के बाद ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग अकाउंटिंग के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो ये क्या है, उसके समापर हमने देखा था फाइनेंसिंग अकाउंटिंग जहाँ पर ख़त्म होता है, प्रबंध अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सीधा संबंध किससे है? प्रबंध के लेखांकन से। ऑप्शन नंबर सी। चालू कार्य की लागत ज्ञात की जाती है। अब चालू कार्य की लागत ज्ञात करेंगे।
अब लागत ज्ञात करेंगे तो लागत अकाउंटिंग से संबंध रखेगा ना भाई, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग या लेखांकन या प्रबंध लेखांकन से तो नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रबंध के लेखांकन सहायक होता है अंशधारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, ऋणदाताओं के लिए, ऋणधारियों के लिए या सरकार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रबंध के लेखांकन प्रबंधकों के लिए उत्तरदायित्व, प्रबंधकों के लिए सहायक होता है, प्रबंधकों के लिए सहायक होगा बिल्कुल प्रबंध अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम देखना है हम। प्रबंध के लेखांकन सहायक होता है, क्रम से बताना है अपन को। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा, अंतिम खाते, वर्गीकरण, सारांश। तो हमने देखा था कि सबसे पहले प्रारंभिक लेखा की जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसकी लेजर बनाई जाएगी, उसके बाद ट्रायल टीबी बनाया जाएगा और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे, उसके बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखे कर देते हैं, ऑप्शन नंबर प्रबंध प्रारंभिक लेखे करेंगे, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे, मतलब लेजर हमने देखा था, ऊपर भी क्वेश्चन में आया था कि खतौनी का संबंध किससे है, तो वर्गीकरण से था। ठीक है, वर्गीकरण खतौनी की बात आता है और खतौनी किस में होती है, लेजर में। लेजर के बाद क्या होता है, बनाए जाते हैं अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अंतिम खाते तैयार करना क्या कहलाता है, सारांश, उसको सारांश में लिखा जाता है। सारांश क्या कहलाता है, ये ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, अंतिम खाते बनाए जाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये तो होता हो गया जनरल हो गया है, ये हो गया पोस्टिंग लेजर हो गया है, और ये हो गया है ट्रायल बैलेंस टीबी हो गया है, और ये अंतिम लास्ट फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट तो क्या हो गया है, एक सबसे पहले 1 3 4 और 2, 1 3 4 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे समझ में क्या है, वापस से देख लीजिए क्या है, क्रम क्या है। सबसे पहले लेजर बनेगी, लेजर के बाद सबसे पहले जनरल बनेगी, जब जनरल के बाद लेजर बनेगी, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनेगी, अंतिम खाते बनेंगे, क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, पैंडल और बैलेंस शीट बनेगी। तो ये क्रम है। तब तो 1 प्रारंभिक लेखे, लेजर मतलब वर्गीकरण, नंबर 3 और टीबी मतलब सारांश। ठीक है, और अंतिम खाते मतलब अंतिम खाते। ठीक है, तो क्रम क्या हो गया, 1 3 5, 1 3 4 2, 1 3 4 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाता बहियों में खतौनी करना, शेष ज्ञात करना, बिल्कुल ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, बार बार पूछा जाता है इसी प्रकार से क्वेश्चन। तो देख लीजिए खतौनी करना क्या है, खतौनी करना क्या है भाई, ये है वर्गीकरण। खतौनी करना क्या है, वर्गीकरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है परीक्षा में, कथन निष्कर्ष से संबंधित आता है। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जनरल, बहियां, तलपट एवं अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अच्छा, कथन दे रखा है, अंतिम खातों से ये ज्ञात किया जाता है कि वित्तीय वर्ष की व्यापार खाते में लाभ हानि या वित्तीय स्थिति क्या है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन इंपॉर्टेंट है, दोनों कथन सही हैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद बही खाता बनाएंगे, बही खाते के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनेगी, और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये अंतिम खाते बनाए जाएंगे। तो अंतिम खाते से हम क्या क्या बनते हैं, अंतिम खातों में, अंतिम खाते में बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। और इनसे हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते हैं और लाभ हानि ज्ञात करते हैं और वित्तीय स्थिति ज्ञात करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों कथन राइट है। वित्तीय लेखांकन में क्या क्या आता है, जनरल आती हैं, बहियां आती है सारी, तलपट आता है, अंतिम खाते आते हैं, अंतिम खाते से ज्ञात करते हैं हम व्यापार में लाभ हानि ज्ञात करते हैं, और बैलेंस शीट से ज्ञात करते हैं वित्तीय स्थिति। ठीक है, फाइनेंसिंग पोजीशन ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों ऑप्शन राइट है, कथन सेकंड और कथन
फर्स्ट दोनों राइट हैं, लेकिन क्या है, कथन फर्स्ट का स्पष्टीकरण सेकंड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आ गया इस समझ में। अंतिम खाते बनेंगे, अंतिम खाते बनाने के बाद उनका क्यों बनाया जाता है, लाभ हानि और फाइनेंसिंग स्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देनों का प्रारंभिक क्रिया है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड कथन है लेखांकन पुस्तपालन के पश्चात की क्रिया है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कथन 1 और 2 है ना भाई, कथन सेकंड और कथन 2 स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन है, ऐसा भी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या एक ऑप्शन से पता चल रहा है कि दूसरा ऑप्शन उसका कंक्लूजन स्पष्टीकरण कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेखांकन व्यवसाय के लेन देनों का प्रारंभिक लेखा है बिल्कुल, लेकिन लेखांकन व्यवसाय के पश्चात क्रिया है। तो दोनों अलग अलग वाक्य है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग कथन है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य तो है बात, लेकिन स्पष्टीकरण कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखांकन की रोकड़ प्रणाली लागू होती है सरकारी कंपनियों में, निजी कंपनियों में, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो केस बेसिस पर काम कौन करता है? बताइए, केस बेसिस पर काम कौन करता है? हमने देखा था केस बेसिस पर काम कौन कौन करता है। पेशेवर व्यक्तियों के लिए हमने देखा था कि कोई केस बेसिस पर काम करता है, वो ना तो सरकारी कंपनियां होती हैं, ना ही निजी कंपनियां होती हैं। ठीक है, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है, उनका उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना। पेशेवर व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होता है, सीएस होता है, ये सभी क्या होता है, केस बेसिस पर काम करते हैं। ये ना तो कंपनियां होती हैं, या ना ही सरकारी कंपनी होती है, ना ही निजी कंपनी होती है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 26 क्वेश्चन, लागत लेखांकन उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित समस्त व्ययों का लेखा एवं विश्लेषण किया जाता है। सेकंड कथन है लागत लेखांकन में किसी वस्तु की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाती है। तो लागत लेखांकन में उत्पादन और विक्रय से संबंधित समस्त जो व्यय होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, और लागत लेखांकन में कुल लागत और के साथ साथ हम प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करते हैं। तो दोनों कथन तो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, कोई भी हाँ हम उसमें नहीं कह सकते कि ये कथन गलत है, बिल्कुल दोनों कथन का सही है। क्या दोनों कथनों का स्पष्टीकरण हो रहा है? एक कथन दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहा है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है दोनों कथन दोनों सही हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं 27वां क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। कथन 2 है, प्रबंधकीय लेखांकन से किसी वस्तु की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाती है। अब ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया है। ठीक है, क्या प्रबंधकीय लेखांकन से कुल लागत ज्ञात की है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। लागत लेखांकन से कुल लागत ज्ञात करेंगे, प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे, प्रबंधकीय लेखांकन से थोड़ी करते हैं भाई। तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो कथन है वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 28वां क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य है। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य है सामाजिक चेतना का प्रसार करना, समाज सेवा करना, सामाजिक लागतों एवं सामाजिक लाभों का लेखांकन। ठीक है, उपयुक्त सभी। 28वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
सामाजिक लागतों, सामाजिक लाभों का लेखांकन करना सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का पार्ट है, ठीक है, उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 29वां, उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य होता है। उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य होता है, ठीक है, श्रमिकों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, प्रत्येक स्तर पर लागत का उत्तरदायित्व निर्धारण करना, कार्यालय के उत्तरदायित्व का लेखांकन निर्धारण करना, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तरदायित्व लेखांकन, है ना। उत्तरदायित्व लेखांकन है ना, तो प्रत्येक स्तर में उत्तरदायित्व का लेखांकन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। प्रत्येक स्तर पर लागत का उत्तरदायित्व लेखांकन, ये यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, कर लेखांकन में सम्मिलित किया जाता है। कर लेखांकन में क्या सम्मिलित किया जाता है भाई? कर नियोजन सम्मिलित किया जाता है, कर प्रबंधन सम्मिलित किया जाता है, कर दायित्व का निर्धारण करना सम्मिलित है, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, टैक्स अकाउंटिंग में सभी को सम्मिलित किया जाता है, उसका नियोजन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, दायित्व का निर्धारण किया जाता है, कितना चुकाना है, कितना टैक्सेबल है, कितना क्या है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर लेखांकन के अंतर्गत आता है, आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, व्यापार कर आता है, ये सभी आता है। तो बिल्कुल सभी आयकर है, जहाँ पर कर लगा हुआ है सब है भाई, ठीक है। तो यूँ ही याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव संसाधन लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आता है, मानव संसाधनों के मूल्यों को माप कर लेखांकन करना, मानव संसाधन को प्रशिक्षण प्रदान करना, मानव संसाधनों की गणना करना, उपयुक्त सभी। तो मुझे एक बात बताइए, मानव संसाधन लेखांकन में क्या मानव के संसाधनों के जो कितने मैनेजर हैं, कितने वर्कर हैं, इनकी गणना करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मानव के क्या लेखांकन किया जाता है? तो मानव संसाधन में मानव के संसाधन के मूल्यों को माप कर लेखांकन किया जाता है, ठीक है। मतलब उनको कितनी सैलरी क्या दिया जाता है, उनके अकॉर्डिंग उसका लेखांकन किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मानव कितने हैं, क्या है, ठीक है, वो ईमानदार हैं या कुछ नहीं, ठीक है, उसको नहीं, ये मानव में मूल्यों का मापन किया जाता है, मूल्यों का, जो कि लेखांकन में मूल्यों का ही तो लेखा किया जाता है भाई। तो लेखा मूल्यों का किया जाता है, प्रशिक्षण का नहीं भाई, और ना ही उनके संसाधनों की गणना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव संसाधन लेखांकन पद्धति का संबंध है भौतिक संसाधन से, मानव संसाधन से, भौतिक मानव दोनों से हैं, या मानव संसाधनों से, या उपयुक्त सभी। भौतिक संसाधनों से, मानव संसाधन में मानव का करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मानव संसाधन में मानव संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, उनका लेखा किया जाता है, न कि भौतिक संसाधनों का। मुद्रास्फीति लेखांकन पद्धति का संबंध किससे है? ऐतिहासिक लागत से, मुद्रास्फीति के प्रभावों का समायोजन करने से, मुद्रा की क्रय शक्ति का निर्धारण करने से, उपयुक्त सभी। बिल्कुल यहाँ पर बी राइट है, मुद्रास्फीति के प्रभावों का समायोजन करने से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा। सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। वही क्वेश्चन है जो ऊपर है, यहाँ पर क्या है, मिलान वाला है थोड़ा सा, तो आपको देखना है। आर्थिक व्यवहारों का लेखा, सबसे पहले आर्थिक व्यवहारों का लेखा कहाँ किया जाएगा? ये आर्थिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में, ठीक है। वर्गीकरण के कहाँ पर किया जाता है? वर्गीकरण में कतौनी की जाएगी, वर्गीकरण कतौनी। संक्षिप्तीकरण, है ना, संक्षिप्तीकरण क्या आ जाएगा? आर्थिक हानि, लाभ हानि खाता और चिट्टा, और निर्वचन किया जाता है विश्लेषण में, ठीक है। तो क्या है, 1 में 3, 1 में 3 कहाँ है? बिल्कुल सब में है। 2 में 1, 2 में 1 कहाँ है? बी में 1, बी में 1, बी में 1 दोनों में है, बी में 1 दोनों में है। तो ये 2 ऑप्शन, बिल्कुल आगे के 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। और इधर देखेंगे दोनों में, और देखा था हमने
संक्षेपण, हाँ, जो संक्षेपण है लाभ हानि खाते से 4, मतलब सी वाला राइट है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट है। क्या क्या था देखिए, आर्थिक व्यवहारों का लेखा किया जाएगा प्रारंभिक पुस्तकों में, वर्गीकरण खतौनी में किया जाएगा, संक्षेपण किया जाएगा लाभ हानि चिट्ठा में, और निर्वचन विश्लेषण। ठीक है, तो ये था, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित लेखांकन समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण नहीं है। हमने देखा था लेखांकन समीकरण को, क्या देखा था कि एसेट्स, जो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी हैं। ठीक है, यही देखा था। तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देख लीजिए, निम्नलिखित में लेखांकन समीकरण नहीं है, नहीं है पे जाना है अपन को। तो ए बिल्कुल राइट है, राइट है ना, राइट है। ठीक है, दूसरा पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, तीसरा भी राइट है। कैपिटल भी, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन समीकरण गलत है, इसलिए समीकरण गलत ही ढूंढना था अपन को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। एसआर लिमिटेड संपत्ति है 5 लाख, दायित्व है 1.4 लाख, कैपिटल बतानी है। ठीक है, तो लायबिलिटी ज्ञात करनी है कि अपन को क्या करना है, एसेट्स में से जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, कैपिटल ज्ञात करना है अपन को। तो एसेट्स में से लायबिलिटी ज्ञात माइनस करनी है। तो 5 लाख में से 1.4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 3.6 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। रिलायंस लिमिटेड की संपत्तियां हैं, अपने पास रिलायंस लिमिटेड की संपत्तियां हैं और पूंजी दे रखे दायित्व को घटाना है पूंजी में से। तो संपत्ति में से पूंजी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दायित्व आ जाएगा। संपत्ति में पूंजी घटा दो, कितनी है संपत्तियां, 2 लाख। संपत्ति है 2767। ठीक है, उसमें से 1976 घटानी है। ठीक है, 7 में से 61 और इधर से कैरी 16 9। ठीक है, तो 91 किस में है, जिसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट है, और इधर से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या है, राइट ए है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा मोटर्स की चालू संपत्तियां 2,25,000 हैं, स्थायी संपत्तियां हैं 6,75,000 रुपये, 6,75,000 होगी। तो टोटल एसेट्स कितनी होगी भाई, तो टोटल एसेट्स होगी भाई 2 लाख और 6 लाख 8 लाख, 8 लाख 9 लाख हो गई टोटल मिला के। और उसमें से 1 लाख ऋण घटा दिया, माइनस कर दिया, तो 9 लाख में से 8 लाख, और दायित्व घटा दिया 1,50,000, तो 8 लाख में से 7 लाख, और 7 लाख में से 6,50,000 घट गए, 6,50,000। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेखांकन समीकरण लेखांकन पुस्तकों में नाम अथवा जमा पक्ष के संतुलन पर आधारित होता है। कथन सही है बिल्कुल। कथन सेकंड है, लेखांकन के अनुसार व्यवसाय की कुल संपत्तियों का योग सदैव दायित्व के एवं स्वामी की पूंजी के योग के बराबर है। दोनों कथन सही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कथन 1 2 कथन 2 का तर्क दे रहा है, क्योंकि पहला कथन यही आता है कि संपत्तियां, एसेट्स क्या होता है, एसेट्स बराबर होएगा किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये संतुलित समीकरण है, और संतुलन की बात कर रहा है वो सेकंड फर्स्ट में। ठीक है, तो पहले तो वो बता रहा है कि ये बराबर होती है, उसका संतुलन सेकंड में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, कि कथन 1 कथन 2 का तर्क दे रहा है, तर्क बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है। दोहरा खाता प्रणाली का प्रयोग किया जाता है सार्वजनिक उपयोगिताओं वाली कंपनी एवं निगमों में, विदेशी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में, उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताइए, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? विदेशी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में, सार्वजनिक उपयोग वाली कंपनियों। सार्वजनिक उपयोग कंपनियों में पहला ऑप्शन राइट है। सार्वजनिक उपयोगी वाली कंपनी एवं निगमों में, चाहे वो विदेशी हो या सरकारी, किसी से संबंध नहीं है। सरकारी भी हो सकती है, विदेशी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट ज़्यादातर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय बही खाता प्रणाली में किस भाषा में प्रयोग? भारतीय बही खाता प्रणाली है तो भारतीय भाषा में करेंगे ना भाई, तो किसी भी भाषा में, भारतीय भाषा में किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी भारतीय भाषा में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय बही खाता प्रणाली किस पद्धति, किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इकार्य लेखा प्रणाली पर, गैस प्रणाली पर, दोहरा लेखा प्रणाली पर, या सभी में? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होती है। ये भी किस पर आधारित होती है? दोहरा लेखा प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर सी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने के लिए वर्गीकरण करने का तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को कहते हैं। सूक्ष्म बनाने की विधि को कहते हैं। वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने एवं वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है भाई? अकाउंटिंग कहते हैं। और क्या कहेंगे भाई? अकाउंटिंग, लेखांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित पुस्तपालन का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? जैसा कि क्वेश्चन हमने फर्स्ट देखा था, वही है क्वेश्चन कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लुकास पेशियली। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला, वर्गीकरण करने वाला लुकास पेशियली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लेखांकन को आधुनिक रूप में परिभाषित करने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेखांकन जो अकाउंटिंग है उसको आधुनिक रूप में परिभाषित करने का काम किसने किया है? वो किया है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने किया है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? लेखांकन का आधुनिकरण स्वरूप परिभाषित करने वाली कौन है? तो कौन सा एसोसिएशन है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ये है लेखांकन को, अकाउंटिंग को आधुनिक परिभाषा के रूप, आधुनिक रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना AR साहब, P मालवीय, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल किसी ने भी नहीं कही भाई, किसी ने नहीं कही, बस स्थापना हो गई है। ठीक है, ठीक है। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हो गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, बस याद रखना है कब हुई है स्थापना? 1949। ठीक है, याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, पुस्तपालन व्यवसाय, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों के मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। बिल्कुल ठीक है, मौद्रिक कला के रूप में लिखने की कला है। परिभाषा किसने दी है? दिमाग में बिठा के रखिए, बिल्कुल परीक्षा में पूछी जाएगी। क्या? पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों का मुद्रा के रूप में, कहाँ पर? मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। एक कैसा किसने कहा है? स्पेंसर ने। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तपालन की एकल प्रस्तुति तंत्र के अंतर्गत समाहित किया गया है? सभी लेखे, आंशिक लेखे, सभी प्रकार के खर्चे, आय व्यय, सभी प्रकार की आय। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के खर्चे और आय आएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों आएगा भाई सभी प्रकार के खर्चे आए? क्योंकि लेखा इसी में, पुस्तपालन में लेखा किसका किया जाएगा? खर्चों और आय का किया जाएगा ना, संपत्ति उनका तो बैलेंस शीट में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
वीडियो कैसा लगा है लाइक और शेयर करना है, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।